हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो कंटेंट है मतीराम से संबंधित है और जो मतीराम रहे हैं वो रीतिकाल के कवि रहे हैं और इनको श्रृंगार और अलंकार का कवि भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनकी काव्य कला की क्या विशेषताएं रही हैं। तो मतीराम से संबंधित पहले हम इनकी काव्य कला की विशेषताओं को समझेंगे और इसके बाद इनके जो काव्य है किस तरह का रहा है, शब्दों का भंडार इनका किस तरह का रहा है, इनकी भाषा शैली किस तरह की रही है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझेंगे। चलिए देखते हैं। मतीराम की जो काव्य कला की विशेषता है उसके मुख्यतः दो विषय रहे हैं इनकी कविता के, श्रृंगार और राज प्रशस्ति। श्रृंगार पता ही है सभी को कि रस होता है। श्रृंगार के दो पहलू होते हैं, एक वियोग और एक संयोग। और राज प्रशस्ति जो कि राजा के यहाँ रहकर आप उनकी प्रशंसा में लिखते हो उसको राज प्रशस्ति कहा जाता है। पहले के अंतर्गत उन्होंने नायक नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया, यानी कि जो श्रृंगार है उन्होंने नायक नायिका का जो सौंदर्य है उसका वर्णन किया है। श्रृंगार के माध्यम से उनकी श्रृंगार चेष्टाओं के चित्र उकेरे हैं, जैसा कि उनका श्रृंगार है, जैसा उनका रूप उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने बताया। संयोग और वियोग की स्थिति में उनकी मनोदशा का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार के दो पहलू हैं, संयोग और वियोग। उनकी दो मनोदशा होती है संयोग और वियोग की, उसके बारे में। संयोग में उल्लास खुशी होती है, मिलन का सुख होता है, और वियोग भी क्या होता है, बिछड़ने की पीड़ा होती है। अनेक विरह दिशाओं का चित्रण इन्होंने किया है। राज प्रशस्ति के अंतर्गत कवि ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता और उनके राज वैभव का चित्रण किया है। जैसा कि मैंने बताया था कि राज प्रशस्ति में आप प्रशंसा करते हो, प्रशंसा उनके जो है राज वैभव या राज दरबार की करते हो, साथ में जो आश्रयदाता कि आप यहाँ रह रहे हो उनकी वीरता का वर्णन करते हो। मतीराम रीतिकालीन हिंदी काव्य की शास्त्रीय सीमाओं में आबद्ध थे। रीतिकालीन के ये कवि थे। उन्होंने रस, अलंकार, छंद का शास्त्रीय विवेचन करना था। हमने जैसा भी आपको बताया कि रस, अलंकार और छंद का इन्होंने किया है विवेचन। और रसराज में रसों का, ललित ललाम में अलंकारों का तथा वृत्त कौमुदी में छंद का विवेचन है। जो इनकी रचना है रसराज उसमें रसों का वर्णन किया है, जो इनकी रचना है ललित ललाम उसमें अलंकारों का, और जो वृत्त कौमुदी इनकी रचना है उसमें उन्होंने छंदों का विवेचन किया, इनके छंदों का वर्णन किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि कवि अपनी सहज स्वच्छंद अनुभूतियों को मुक्त रूप से बिना किसी अंकुश के अभिव्यक्त करने के बहुत कम अवसर मिले। उनकी कविता सरिता शास्त्रीय तटों के बीच ही प्रभावित होती रही। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कवि अपनी अनुभूति के रसमय आह्लादी प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे संप्रेषणीय बनाने के लिए उन्हें सजीव बनाते हैं और उसके लिए उसे ऐसे चित्र बनाने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कि जो कवि होते हैं जब वो लिखते हैं तो जो उनकी अनुभूति होती है उसको रसमय बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, उसमें संप्रेषणीय बनाने के लिए ऐसी जैसे छंद हुए, अलंकार हुए, रस हुए, उनका सजीव चित्रण उनको करना पड़ता है। और इसके लिए उसे ऐसे चित्र बनाने पड़ते हैं जिसमें रंग और रेखा स्पष्ट हो और यदि संभव हो तो उसमें विशेष ध्वनियों का संयोजन कर उन्हें स्वर्णगोचर भी बनाया जा सके। यानी कि अभी तो आप उसको पढ़ रहे हो लेकिन उसको उसमें म्यूजिक डालकर या ध्वनि डालकर उसको सुनने योग्य भी बनाया जाए। इसी को पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बिंब योजना कहा गया है। जब आप किसी को आधार बनाकर कोई कविता लिखते हो, जैसा कि उन्होंने रस, अलंकार, नायक नायिका का वर्णन किया है, तो ये सब क्या है, बिंब योजना के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस आधार पर जो आपके उनके दृश्य बिंब हैं, श्रवण बिंब है, घ्राण बिंब है, ये सब बिंब भेद किए गए हैं। गति के आधार पर उनके दो भेद हैं, एक तो स्थिर बिंब होता है, एक गत्यात्मक बिंब होता है। एक बिल्कुल स्थिर जो जहाँ है वहीं रहेगा, एक ऐसा कि जैसे भी कहीं भी गतिमान हो सकता है। नायिका के रूप वर्णन और हाथियों के आकार वर्णन में कवि ने क्षीण रेखा तथा उनके अंगों के भार, उतार चढ़ाव, विशालता, शक्ति आदि के सजीव चित्र उकेरे हैं, यानी कि उनके बारे में बताया है। नायिका का एक चित्र उन्होंने बताइए, देखिए यहाँ नायिका का वर्णन किया है, किस तरह से नायिका का उन्होंने वर्णन किया। चलिए देखते हैं। कुसुम के हार हियो हरती कुसुमी आंगी, सकै को बरनी आभा उरग उतंकी, अथवा फूलनी की सेज बैठी दीपति फैलाए लाए, बेला को फूलेल फूली बोली सी लह लही। चलिए इसका अर्थ समझते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार अलंकार
इसी प्रकार आकार की विशालता, अलंकरण के कारण सुशोभित हाथी का भी चित्र उन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। हाथी के बारे में यहाँ बताया है। जीते जोर जंग अति अतुल उतंग तन, दूनी श्याम रंग छवि छपरनी छायते, कहे श्रीमती राम नभ नदी के कुसुम सम, उड़े उड़गन सूंड अनिल उड़ायते, मद जल धार बरसत जिमी धारा धर, धकनी सो दुकरे धन निधिर छायते। तो ये पंक्ति उन्होंने अपने ललित ललाम में जो है किसके बारे में कही, हाथी के बारे में कही है। चलिए देखते हैं थोड़ा आधार इसका। ललित ललाम में गजों के आकृति बिंब तो सजीव है ही, कवि ने उनके साथ पार्वती के बिंब भी प्रस्तुत कर उसको प्रभावमयी बना दिया है, यानी क्योंकि शोभा बढ़ा दी है ललित ललाम में पार्वती के साथ गजों का वर्णन करके। कवि ने इन दृश्य बिंबों में केवल शरीर का बाह्य चित्र नहीं अंकित किया, बल्कि पात्र के क्रियाओं का भी वर्णन किया है। ये नहीं कि सिर्फ उनके नैन नक्श के बारे में ही बता दिया, नक्श का वर्णन ही कर दिया, बल्कि वो जो कार्य करते हैं पात्र उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। ये क्रियाएं सहज स्वाभाविक होने के कारण रमणीय हो उठी है। नायिका नेत्र बंद कर नायक का ध्यान करती है और आहट पाते ही चौंक जाती है, अंगड़ाई लेती है, जमाई लेती है, गुनगुनाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ललित ललाम के बारे में ही। हाँ, ये पंक्ति देखिए, ललित ललाम में गजों की आकृति बिंब तो सजीव है ही और उन्होंने प्रभाव में जमाई लेती है। ये थोड़ा यहीं से है, ये पंक्ति यहाँ पर थोड़ा नहीं थी तो यहाँ आपको दिखा दी है। चलिए देखते हैं पंक्ति इनकी क्या गुनगुनाती हैं। आखिन में अलसानी चेतौनी में अंजुल विलास की सरमाई, को बीच मोल बिकात नहीं मतीराम लहे मुस्कानी मिठाई। इसी प्रकार गज का वर्णन भी उन्होंने वर्णन किया, यानी कि हाथी का वर्णन भी उन्होंने किया है। आगे देखते हैं, स्थिर चित्रों के साथ मतीराम के काव्य में गतिशीलता के चित्र भी मिलते हैं, चाहे वह नायक नायिका के क्रिया के रूप में हो, चाहे हाथी के चलने, गरजने, सूंड उठाने, या इन चित्रों में कवि ने आवश्यकता अनुसार रेखाओं को क्षीण और स्थूल बना दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पर हम समझते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। यह रेखाएं चित्र में कलाकार को अनुभूति का जो मूर्त रूप है उसको प्रदान करती हैं, तो रंग उसमें चटकीलापन और वैभव लाते हैं। मतीराम ने अपनी अनुभूति को पदार्थ के बाह्य रूपाकार तथा घटना को सजीव बनाने के लिए रेखाओं के साथ रंगों का भी प्रयोग किया है और वर्ण परिज्ञान की दृष्टि से बिहारी से कम नहीं है। तो यहाँ पर उनकी तुलना बिहारी से की गई है, जो बिहारी भी रीतिकाल के ही कवि हैं। तो जैसा वर्णन बिहारी जी करते हैं सजीव वर्णन, वैसे ही मतीराम ने अपनी रचनाओं में किया है। भाव के चित्रण में उन्होंने रेखाओं का वर्णन किया। वस्तु चित्र में रेखाओं के वैविध्य का भी देखने को मिलता है, कहीं श्वेत, कहीं लाल, कहीं सुनहरे रंगों का, कहीं एक ही चित्र में अनेक रंगों का एक साथ उन्होंने प्रयोग किया है। हल्के और भड़कीले सभी प्रकार के रंगों का प्रयोग करके काव्य उपलब्ध होता है। चांदनी में डूबे महल पर श्वेत साड़ी पहने गोरी नायिका के मंद शुभ्र मुस्कान का चित्र अंकित करते हुए सफ़ेद रंग प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पर सफ़ेद रंग का उन्होंने नायिका का साड़ी के माध्यम से बताया है। ये पंक्ति इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका भावार्थ बन सकता है एग्जाम में। कुंदन के आंग मांग मोती ने संवारी सारी, सोहत किनारी वारी केसरी के रंग की, कहे मतीराम मणि मंजुल तरोना छोटो, नथुनी बिराजे गज मुक्तन संग की, कुसुम के हार हियो हरती कुसुमी आंगी, सके को बरनी आभा उरज उतंग की। कहा है यहाँ सुनारा, कुसुम और केसर के रंगों का स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है। देखिए केसरी रंग के बारे में बताया यहाँ पर उन्होंने, कुंदन सोने जैसा होता है। आगे फिर उन्होंने कहा कि मांग मोतियों, तरोना की मणि, नथुनी की गजमुक्ता, पुष्पहार तथा साड़ी की किनारे रंगों की भी व्यंजना है। इस प्रकार कुंदन सी काया पर विभिन्न रंगों का वस्त्रान पहने नायिका धरती पर इंद्रधनुषी आभा विकरण करती दिखाई दे रही है, कि जैसे इंद्रधनुष निकल आया हो। यहाँ कवि ने रंगों के प्रयोग में कृत्रिमता नहीं दिखाई है, वह स्वाभाविक ढंग से स्वतः अपनी ज्योति फैलाते हुए दृष्टिगत होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मतीराम का अधिकांश जो है दरबारों में ही बीता था, जैसे कि उन्हें राजप्रशस्ति भी लिखी हैं और ग्रामीण जीवन के प्रति उनका अनुराग भी बना रहा। राजप्रशस्ति के साथ साथ उन्होंने ग्रामीण जीवन पर भी लिखा है
वहाँ के उन्होंने गांव के निष्कपट भोले भाले युक्ति युक्ति के आकर्षण के बारे में, प्रेम व्यापार के बारे में, ग्रामीण अल्हड़ किशोरी की मानसिक भावनाओं को इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने चित्रित किया है। इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम आपको कराएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में मतीराम की काव्य भाषा की विशेषता। ये प्रश्न काव्य भाषा की विशेषता से ऐसे ही बन सकता है और प्रश्न आपका बन सकता है कि मतीराम की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये दोनों में ही आपके क्वेश्चंस बन सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। तब तक जो है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एक छोटा सा कमेंट करना है कि वीडियो जो मतीराम से संबंधित आपको मिली है कैसी लगी और आगे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरह का कंटेंट हिंदी मीडियम के साथ चाहते हैं। इसके लिए आपको हिंदी मीडियम के साथ जुड़ना पड़ेगा, बेल आइकन हिट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज आपने कल आप जो शाम या कल में आपको काव्य भाषा की विशेषताएं मिल जाएंगी। इनकी भाषा शैली की क्या विशेषताएं रही हैं वो आपको बताई जाएगी। और जो आज आपने देखी है काव्य कला से संबंधित, यहाँ पर इनकी काव्य कला से संबंधित, अब आगे देखेंगे आप भाषा से संबंधित। ठीक है, भाषा किस तरह की रही है इनकी, यहाँ पर इनकी काव्य में क्या विशेषताएं थी, काव्य कला की क्या विशेषताएं थी वो आपने समझा था। और दोनों ही टॉपिक इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी काव्य कला भी पूछी जाती है, उनकी भाषा शैली भी पूछी जाती है। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ और आगे का जो टॉपिक है उसको देखते रहिए।